युद्ध जब भी होता है तो हर देश अपना आपा खोता है। युद्ध जब भी होता है तो हर देश अपना आपा खोता है। लेकिन अब युद्धों में परमाणु का इस्तेमाल ना हो, कोई हिरोशिमा फिर से अब शमशान ना हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा घड़ी, वणक्कम दोस्तों। हमने देखा कि 1945 के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसे रोकने के लिए यूएस ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया। अब ये एटम बम गिराने की वजह क्या थी? क्या हमें युद्ध जल्दी रोकना था, या फिर यूएस जैसे बड़े शहर को विश्व में अपना परचम लहराना था कि देखो अब हम इतने मजबूत हो गए हैं? खैर, इसके पीछे की पॉलिटिक्स जो भी हो, हमें उसमें नहीं उलझना है। ये तो बातें चलती रहेंगी। हमारा काम अभी है कि इस एटम बम के पीछे साइंस क्या होता है वो देखना। अभी अभी रिसेंटली एक मूवी भी रिलीज हुई थी, ओपेनहाइमर, जिसमें एटम बम के बारे में, इसी चीज के बारे में बताया गया है। तो चलो, आज मैं राहुल हरलाल का आप लोग के सामने ये एटम बम कैसे बनता है इसका साइंस डिस्कस करने चलते हैं। तो देखो, इसका साइंस डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, हमने देखा है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एलिमेंट के बीच में क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रैंडम किसी मोशन में रहते हैं। अब देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लगभग लगभग 108 एलिमेंट के आसपास हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हल्के हैं और कुछ एलिमेंट्स क्या हैं? भारी हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हेवियर न्यूक्लियस होता है, मतलब जो भारी एलिमेंट होता है, हमने देखा क्या है कि ये जो हेवियर न्यूक्लियस होता है ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू वो न्यूक्लियस जो हमें पीरियोडिक टेबल में बीच में मिलते हैं। ठीक है? तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी? दुनिया में कोई भी चीज होगा वो क्या होना चाह रहा होगा? वो अनस्टेबल से स्टेबल बनना चाह रहा होगा। अब अनस्टेबल मतलब उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी क्या है? अनस्टेबल मतलब उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी बहुत ज्यादा है। और स्टेबल मतलब उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है। तो हमने क्या देखा कि ये जो हेवियर न्यूक्लियस है ना, जो कि हमारा क्या है? अनस्टेबल है, वो क्या होता है? वो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक होना चाहता है। वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है? लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक होना चाहता है। अब जब वो ऐसा होगा तो वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा। मतलब वो हायर एनर्जी से किसकी तरफ जा रहा होगा? लोअर एनर्जी की तरफ। तो जब भी ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इस प्रोसेस में वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। वो क्या करेगा? हमारा एनर्जी हमेशा रिलीज करेगा। अब अगर तुम सोचो, हमने बहुत सारी एनर्जी बहुत कम समय के अंदर रिलीज कर दी तो क्या होगा? हमारा एक्सप्लोजन होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे सोचो, धीरे धीरे आपके अंदर गुस्सा भर रहा था, धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स की वजह से हर रोज कुछ ना कुछ आपके अंदर गुस्सा भरते जा रहा था। अचानक से क्या होता है? जब गुस्सा बहुत ज्यादा भर जाता है तो अचानक से वो गुस्सा फट के बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? एक एक्सप्लोजन होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग जो करते हैं, हम लोग हैवी न्यूक्लियस को किस में कन्वर्ट करते हैं? हम लोग हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं लाइटर न्यूक्लियस में, मतलब कोई हल्के न्यूक्लियस में। और इस प्रोसेस में क्या होता है? हमारी एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी का जो अमाउंट होता है ना, ये बहुत 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 ही ज्यादा होता है। मैनी टाइम्स मोर। चलो, इसके बाद हम लोग एक चीज और समझते हैं। देखो, केमिस्ट्री में जब हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, जब भी केमिस्ट्री में हम लोग कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमने अभी तक जो जनरली पढ़ते हैं वो क्या होता है? वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन हमारा किस वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन हमारा होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बेसिकली इसमें क्या होता है? एक एटम का इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे एटम में चला जाता है। इसमें न्यूक्लियस का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम इन्वॉल्व होती है। लेकिन केमिस्ट्री में एक और टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन।
न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम के अंदर का न्यूक्लियस होता है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। मतलब या तो वो न्यूक्लियस टूट रहा होता है या तो दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी चाहिए ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी बहुत 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 ही ज़्यादा रिलीज होती है। हम लोग इसको एक तरीके से समझते हैं। मान लो हमारे पास 1 kg कोल था, ठीक है, या सॉरी 1 kg कोल के बजाय हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 kg यूरेनियम ले लेते हैं। मान लो 1 kg यूरेनियम में हमारा क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। तो 1 kg यूरेनियम से हमें जितनी एनर्जी मिलेगी, तुम्हें पता है कितना कोयला जला के वो एनर्जी मिलेगी हमें, हमें लगभग लगभग 10⁻⁷ कोयला, मतलब कितना, 1 करोड़ kg कोयला हमें जलाना पड़ेगा सिर्फ उतनी एनर्जी निकालने के लिए जितना सिर्फ हमें 1 kg यूरेनियम से मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जहां पे भी न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे एनर्जी क्या होती है, हमारी बहुत ही ज्यादा बाहर निकलती है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि एटम बम के अंदर क्या हुआ था। देखो, एटम बम के अंदर हमने क्या किया, एटम बम के अंदर हमने एक भारी न्यूक्लियस लिया। एटम बम के अंदर हमने क्या किया, एक बहुत ही भारी सा न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। अब इस भारी से न्यूक्लियस पे हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे न्यूट्रॉन क्या किए, इस पे मारे। तुम ऐसा समझो, एक बड़ा पत्थर है, अगर एक छोटे पत्थर से बड़े पत्थर पे हम लोग मारेंगे तो क्या होगा, वो पत्थर दो हिस्से में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा न्यूक्लियस लिया, उस पे हमने किससे अटैक किया, उस पे हमने अटैक किया न्यूट्रॉन से। किससे अटैक किया, न्यूट्रॉन से। तो जैसे ही वो न्यूट्रॉन उस पे जाके बड़े भारी न्यूक्लियस पे टकराएगा, तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, ये न्यूक्लियस तुम्हारा दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। ये जो बड़ा न्यूक्लियस था ये किस में टूट जाएगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। और साथ ही क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज और बनता है, ध्यान दो। हमने क्या किया, हमने एक न्यूट्रॉन लिया था, लेकिन इस रिएक्शन में हमारा 3 न्यूट्रॉन और बनता है। मतलब तुम ऐसा सोचो कि हमने एक न्यूट्रॉन फेंका तो कितना न्यूट्रॉन बना, उसने एक न्यूक्लियस को तोड़ा दो हिस्से में और फिर बाद में 3 न्यूट्रॉन बने। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 न्यूक्लियस पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, अब वो 3 न्यूक्लियस पर अटैक करेंगे तो फिर 3 को तोड़ेंगे, फिर वो 3 से कितना न्यूट्रॉन बनेगा, 9, फिर 9 से कितना बनेगा, 27। ये बात समझ में आ रहा आपको कि पहले 1 से 3 न्यूट्रॉन मिला, 3 से हमें कितना मिलेगा, 9 न्यूट्रॉन। अगर तुम सोचो इस रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि एक न्यूट्रॉन जो था उसने एक को तोड़ा और फिर 3 न्यूट्रॉन बनाए, वो 3 न्यूट्रॉन फिर 3 यूरेनियम के पास जाएंगे, उनको तोड़ेंगे, फिर उस तीनों में से 3 3 बनेंगे तो 9 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से क्या होने लग जाएगा, तुम्हारा एक चेन रिएक्शन बनने लग जाएगा। अगर हमने इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो होगा क्या, कि बहुत ही कम समय में बहुत सारे यूरेनियम क्या हो जाएंगे, फिशन हो जाएंगे। बेसिकली बहुत सारे भारी न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बेसिकली ये जो टूटने का प्रोसेस होता है, इसी टूटने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फिशन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, हिरोशिमा में तुम्हारा जो न्यूक्लियस यूज हुआ था वो हुआ था यूरेनियम 235। अब हम लोग समझते हैं ये 235 का मतलब क्या है। अब देखो, मान लो जो यूरेनियम आपको नेचर में मिलता है ना, ये जो यूरेनियम एटम है ये कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी में से इसका एक फॉर्म होता है यूरेनियम 238 और एक फॉर्म होता है यूरेनियम 235। बेसिकली ये 238 और 235 क्या है, यूरेनियम का मास है। अब दिक्कत क्या थी, नेचर में सबसे ज़्यादा हमें मिलता है यूरेनियम 238, लगभग लगभग 99.3% तो हमें यही मिलता है। लेकिन फिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिशन करने के लिए हमें चाहिए यूरेनियम 235। अगर तोड़ना है तो हमने जनरली देखा कि यूरेनियम 238 नहीं टूटता है, कौन सा टूटता है दो हिस्से में, यूरेनियम 235। तो अब सबसे पहला टास्क साइंटिस्ट के पास क्या था, कि हम लोग यूरेनियम 238 को कैसे यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करें।
तो जो भी प्रोसेस हुआ होगा, अभी हम लोग उसके डिटेल में नहीं जा रहे, हमने क्या किया, हमने यूरेनियम 238 लिया, फिर हमने यूरेनियम 238 से क्या बनाया, यूरेनियम 235 आइसोटोप बना लिया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि यूरेनियम 235 को जब हम लोगों ने एक न्यूट्रॉन से अटैक किया तो ये टूट गया मेरा लाइटर न्यूक्लियाई में। कौन से लाइटर न्यूक्लियाई में? ये टूटा मेरा बेरियम और क्रिप्टन में। बेरियम का मास होता है मेरा 144 और क्रिप्टन का मास होता है मेरा 89। लेकिन साथ ही साथ इसने क्या किया, 3 न्यूट्रॉन भी लिया। कोई दिक्कत? उसने क्या बनाया, 3 न्यूट्रॉन, तो 1 से 3 बना। अब ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से किस पे जाएंगे, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से आके यूरेनियम पे अटैक करेंगे और फिर से रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको रिएक्शन को अनकंट्रोल करना है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको यूरेनियम का एक मिनिमम डेफिनेट अमाउंट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? समझ में आ रहा है? हाँ, आपको क्या चाहिए होगा, एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा, ताकि यूरे ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लो तीसरा न्यूट्रॉन आया अटैक करने के लिए पर यूरेनियम ही खत्म हो गया, तब उस केस में क्या एनर्जी बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम क्या चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल मास। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल मास। तो हम लोग एक इंश्योर करते हैं कि हमारे पास मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ यूरेनियम हो ताकि हमारा रिएक्शन क्या हो सके, हमारा रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड हो सके। तो इसीलिए हमें एक मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में यूरेनियम चाहिए था इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, एक दिक्कत क्या था कि इस रिएक्शन में हमारा जो न्यूट्रॉन निकलता है, बेसिकली इस रिएक्शन में हमारा जो न्यूट्रॉन निकलता है, ये न्यूट्रॉन जो निकलता है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, हाई स्पीड हो जाती है। इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब हाई स्पीड होने की वजह से क्या दिक्कत है कि मान लो न्यूक्लियस है यहाँ पे, मान लो एक चैम्बर है तुम्हारा, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की स्पीड क्या है, बहुत तेज है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि न्यूट्रॉन क्या हो सके, चैम्बर से बाहर निकल जाए, उसकी पेनेट्रेशन पावर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है ना, हाई स्पीड न्यूट्रॉन कभी भी यूरेनियम को ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर हमें यूरेनियम को ब्रेक कराना है तो हमें स्लो स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए होगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि ये जो न्यूट्रॉन निकला इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम कैसे करी जाए? तो इसके लिए हमने यूज़ किया मॉडरेटर्स। अब मॉडरेटर्स मतलब क्या होते हैं, मॉडरेटर्स मतलब बेसिकली ऐसे चीज़ होते हैं, हमने इस यूरेनियम के सामने क्या लगाया, इस यूरेनियम के सामने हमने लगा दिया मॉडरेटर। अब ये यूरेनियम क्या होगा, इस मॉडरेटर से होता हुआ जाएगा, सॉरी यूरेनियम नहीं, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या होगा, इस मॉडरेटर के थ्रू होता हुआ जाएगा। अब जब यूरेनियम इस मॉडरेटर के थ्रू होता हुआ जाएगा ना, तो मॉडरेटर क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये न्यूट्रॉन यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी पे था, तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कुछ एनर्जी मॉडरेटर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी एनर्जी कितनी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 10 जूल। ये 100 और 10 जूल तो एक फिक्शनल फिगर है, समझने के लिए खाली। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये न्यूट्रॉन में से क्या करता है, न्यूट्रॉन में से जो एक्सेसिव एनर्जी होती है, इस एक्सेसिव एनर्जी को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ये न्यूट्रॉन की एक्सेसिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मेरे न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अब न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। और जब ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे तब ये जाके यूरेनियम पे अटैक करेंगे और यूरेनियम को तोड़ देंगे। इसी तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। बेसिकली एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है और उसकी वजह से एनर्जी निकल रही है। अब ये जो एक न्यूट्रॉन 3 बना रहा है, 3 9 बना रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, चेन रिएक्शन होगा। और अगर हमारे पास यूरेनियम क्रिटिकल मास से ज़्यादा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएगा। और बार बार ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अब बार बार ये रिएक्शन होगा तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, नहीं निकलेगी, बहुत कम समय में। अब जब बहुत सारी एनर्जी बहुत कम समय में निकलती है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसको हम लोग एटॉमिक बम कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है। अच्छा, हमने अभी बात किया मॉडरेटर, तो मॉडरेटर हमारा क्या क्या हो सकता है, तो जैसा कि आपने मूवी में भी सुना होगा हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं कभी कभी हैवी वाटर। अब हैवी वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर हमारा क्या होता है,
नॉर्मल वाटर हमारा होता है H2O। हैवी वाटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, D2O। बेसिकली D क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन का ही एक हेवियर आइसोटोप है। कोई दिक्कत, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटीरियम। ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। हैवी वाटर हो सकता है हमारा हमारा ग्रेफाइट भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि मूवी में आपने देखा था कि हाइजेनबर्ग जर्मनी में हैवी वाटर यूज़ कर रहा था, पर ओपेनहाइमर यूएस में ग्रेफाइट को यूज़ कर रहा था, क्योंकि ग्रेफाइट थोड़ा सा ज़्यादा इफिशिएंट मॉडरेटर होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हिरोशिमा में हम लोगों ने कौन सा फिशनेबल मटेरियल यूज़ किया था। हिरोशिमा में हमने यूज़ किया था यूरेनियम 235, लेकिन नागासाकी में हमने यूज़ किया था प्लूटोनियम 239। कोई दिक्कत। ये आपका फैटमैन बम है और ये हमारा लिटिल बॉय बम है। बेसिकली बॉम्ब का शेप अलग अलग क्यों है, एक मन में ये भी सवाल आ सकता है। ये शेप अलग अलग इसीलिए है ताकि हम लोग क्रिटिकल मास तक पहुंच सके। अब देखो क्रिटिकल मास पे कैसे पहुंचेंगे हम लोग। अब देखो प्लूटोनियम था इसके अंदर क्या था हमारा, प्लूटोनियम था। इसके अंदर हमारा क्या था, फैटमैन के अंदर प्लूटोनियम था। तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसीलिए हमने क्या किया कि इसके साइड साइड में क्या किया, छोटे छोटे बॉम्ब लगाए। हमने क्या किया, छोटे छोटे बॉम्ब लगाए। अब ये छोटे छोटे बॉम्ब फटेंगे तो ये क्या करेंगे, 2-3 प्लूटोनियम को सेंटर की तरफ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। अब जब वो सेंटर की तरफ भेजेंगे तो प्लूटोनियम का मास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और प्लूटोनियम का मास ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिकली क्रिटिकल मास अचीव कर लेगा एक्सप्लोजन होने के लिए, ताकि वो रिएक्शन सेल्फ सफिशिएंट हो सके। कोई दिक्कत। चल, यही चीज़ हमें समझना था एटम बम के बारे में। तो हमने क्या देखा, बेसिकली एटम बम में क्या होता है, एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, और साथ ही जब ये टूटता है तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बन रहा है, 3 से 9 बनेगा, 9 से 27 बनेगा, तो क्या होगा, बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होगी और हमारा एक्सप्लोजन होगा। तो बम में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। अगर आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना। चलो, थैंक यू।